नमस्कार साथियों, आज आपके बीच 2025 का जो सीरीज चल रहा था करंट अफेयर्स का, उसको हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61 है। पूर्व का क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक, 30 to 60 तक इस चैनल पर जो है अवेलेबल है। आप उसको जाके जो है देख सकते हैं। बस उस कंटिन्यूएशन में जो है हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया? ये देखिए, ये इसका आंसर है सोनम वांगचुक। अब देखिए, सोनम वांगचुक के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सोनम वांगचुक का जैसे ही आप नाम सुनिएगा तो उसमें 3 इडियट अगर आप मूवी देखे होंगे तो उसमें फांसुक वांगचुक का जो करेक्टर जो था, जो आमिर खान के द्वारा प्ले किया गया था, वो आपको दिमाग में आ जाएगा। अब इनके बारे में कुछ अन्य चीज़ें जानिएगा तो ये क्या क्या थे। देखिए, ये सबसे पहले ये एक इंजीनियर थे। ठीक है। इंजीनियरिंग जब इनका कंप्लीट हुआ तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में जो है देना चाहा। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हुआ कि ये इनका फोकस एक्चुअली में क्या था कि जो हम थ्योरी में सोचते हैं, पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करें, या किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को जो है इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, उन पर फोकस था। तो आप देखे होंगे मूवी में भी उन चीज़ों को फोकस जो है आपको दिखाया गया था। साथ ही जब वो एक्चुअली में वो क्या होता है ना कि वो लद्दाख वाले रीजन में रहते हैं, तो वहाँ ये आपका इंजीनियरिंग इनोवेशन के साथ साथ जो है ये उनका एक और फोकस जो है इन्वायरमेंट पर भी गया है। ठीक है। यानी इन्वायरमेंटल के लिए जो है बहुत सारे जो है उनके द्वारा जो है स्टेप्स लिए गए। एक्चुअली में इनके द्वारा दो, एक का नाम है सेकमोल। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसको इनके द्वारा जो है ये किया गया है कि जो अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम होता है जो लद्दाखी स्टूडेंट के लिए, उसको प्रमोट किया गया है। साथ ही जिसमें इनको जैसे आपका जलवायु नेता में दिया गया, तो आपका एक कंट्रीब्यूशन इनका रहता है, शॉर्ट फॉर्म इसको हियाल बोलते हैं, ऐसे फुल फॉर्म है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। ठीक है। ये क्या करता है ना, ग्रीन इनोवेशन को प्रमोट करता है। ठीक है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन जो है आपका ध्यान रखना चाहिए। जो फांसुक वांगडू जिनको कि आप मूवी में देखे हैं, प्रैक्टिकल नाम जो है आपको, उनका नाम है आपका सोनम वांगचुक। कुछ अन्य चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनका जो मेजर एक प्रोजेक्ट जो एक फेमस है वो है आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। ठीक है। आइस स्तूपा प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है ना कि विंटर में देखिए जो वाटर है उसको स्टोर कर लिया जाता है। विंटर में जो वाटर है उसको स्टोर कर लिया जाएगा, ताकि जब गर्मी के दिन में जब पानी की ज़रूरत होती है तो उस समय जो वाटर स्कार्सिटी का जो चैलेंजेस है उसको आसानी से सोल्व किया जा सके। साथ ही क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन से जो इशू होता है, उसको भी अच्छे तरीके से जो है एड्रेस किया जा सकता है। ये इनका एक फोकस है। साथ ही इनका एक और कंट्रीब्यूशन क्या है कि आप देखिएगा कि वहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर कम रहता है लद्दाख वाले रीजन में, तो वहाँ इनका एक फोकस रहता है जो घर है, जो बिल्डिंग्स है, वो सोलर हीटेड बिल्डिंग्स रहे। ठीक है। तो ये भी इनका इम्पोर्टेंट का जो है कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, सोलर बिल्डिंग, सोलर हीटिंग बिल्डिंग। ठीक है। साथ ही एजुकेशन में हम आपको बताएं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल स्किल्स को जो है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, लोकल जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको प्रमोट करते हैं। पूर्व में इनको जो है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जो है मिल चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है मूव करते हैं। भारत की रामसार साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? ठीक है। इसका आंसर तो देखिए आपको पता है कि बिहार है, लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जब कभी भी रामसार साइट के बारे में आपको आए तो यह जानना चाहिए कि रामसार साइट क्या है। देखिए, रामसार साइट क्या है कि एक वेटलैंड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन बना हुआ है। ठीक है। वेटलैंड से उस कन्वेंशन का नाम है रामसार कन्वेंशन। ठीक है। रामसार एक जगह का नाम है, जो ये ट्रीटी हुआ था वो जगह जो है ईरान में था। ठीक है। तो उसी के नाम पर ये जो है रामसार कन्वेंशन जो है, ये 1971 में यह कन्वेंशन जो है आपका स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि जितना भी वेटलैंड से सभी को कंजर्वेशन प्रिजर्व करने से संबंधित जो है ट्रीटी बना हुआ है कि जो कोई वेटलैंड अगर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है तो उसको रामसार साइट में जो है इंक्लूड किया जाता है और उसको प्रिजर्व जो है, कंजर्व जो है किया जाता है। ठीक है।
तो ये आपको ध्यान है, रिसेंटली जो है गोगाविल जो है आपका शामिल हुआ है, बिहार में ये जगह है। आप थोड़ा सा वेटलैंड के बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए कि वेटलैंड है क्या, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे कि आप लेक्स देख रहे हैं, ठीक है, रिवर्स देख रहे हैं, ठीक है, स्वाम्पी एरिया देख रहे हैं यानी जहाँ पर मड है, ठीक है, मैंग्रोव्स जिसको आप सुनते हैं, ठीक है, पीटलैंड है, ये सारे जो चीज़ है, या इवन की कोरल रीफ्स जो है वो भी आपका वेटलैंड में आएगा, ठीक है। या किसी भी तरीके से ह्यूमन आप कह सकते हैं के द्वारा बनाया गया ह्यूमन मेड वेटलैंड हो सकता है, जैसे रिजर्वायर हो सकता है, ठीक है। पूरे इंडिया में देखिएगा कि 70 से ऊपर जो है आपको रामसर साइट देखने को मिलेगा। फेमस अगर आप कुछ रामसर साइट जो आपको एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, उसमें से कुछ का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे चिल्का लेक, आपको पता है चिल्का लेक जो है आपका एग्जाम्स में उस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो कोस्टल लगून है वो कौन है, ठीक है। ये भी एक्चुअली में क्या है, एक वेटलैंड ही है, ठीक है। ये उड़ीसा में है, आपको पता है चिल्का झील बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम्स में जो है पूछा गया है। उसी तरीके से एक लोकटक लेक है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स जो है आपको एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। लोकटक लेक क्या है, मणिपुर में है, ठीक है। उसी तरीके से सुंदरवन भी बहुत ही फेमस है। सुंदरवन कहाँ है, ये आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कुछ अनइम्पोर्टेंट भी हैं, जैसे कि आप बुलर लेक, बुलर लेक अगर कहिए तो कहाँ पर है बुलर लेक, बुलर लेक देखिए जम्मू कश्मीर में है। पौंग डैम भी बहुत फेमस है जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। केला देव भी बहुत फेमस है जो आपका राजस्थान में है, ठीक है। अब इससे होता क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। रामसार साइट्स में अगर सिलेक्शन हो जाता है किसी जगह का तो उससे क्या बेनिफिट है। देखिए होता क्या है ना कि जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर बहुत बार जो है वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यानी दूसरे दूर दूर से जो है आपको बर्ड्स वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स का जो है आपका जो है प्रोटेक्शन हो जाता है, कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है। जब कभी भी मौसम, देखिए जिस रीजन में मौसम अगर कह सकते हैं कि सीवियर होता है, तो जो भी वहाँ के बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करके ऐसे जगह पर जो है जाते हैं जहाँ पर कि उनके रहने लायक जो है इन्वायरमेंट रहे, तो वो माइग्रेटरी बर्ड का जो है प्रिजर्वेशन होता है। साथ ही कहीं पर अगर फ्लड आ रहा है, ठीक है, या फिर जो है क्योंकि वेटलैंड है तो पानी वहाँ पर स्टोर हो जाएगा तो फ्लड में भी आएगा। उसी तरीके से ड्राउट है उसमें भी हेल्प होगा, क्योंकि उसमें अगर कहीं सूखा पड़ा है तो इस पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी सूखा पड़े या फिर बाढ़ है दोनों में आपको यूज आ जाएगा। साथ ही देखिएगा कि जितना भी लेक आप अभी हम लोग जितना चर्चा कर रहे थे, चाहे चिल्का लेक है या बुलर लेक है, सभी जगह देखिए कि आपको रिक्रिएशन यानी मनोरंजन का भी बहुत अच्छा आपको वहाँ पर आपको मिलेगा। लोग घूमने भी वहाँ पर जाते हैं, उससे क्या होता है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी वहाँ पर रहेगा। उसके कारण क्या होता है ना, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए लाइवलीहुड यानी जीविकोपार्जन का भी सोर्स रहता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो आपका बना हुआ रहेगा। होगा क्या, आप सपोज करके देखिए कहीं पर वेटलैंड है तो वहाँ क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है। उसके कारण पेड़ क्या काम करेगा, पेड़ के कारण क्या होता है कि जो पेड़ का रूट होता है ना वो पानी को आप कह सकते हैं नीचे स्टोर करता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि ग्राउंड लेवल जो है आपका अच्छा रहता है पानी का, प्लस जो है प्यूरिफिकेशन हो सकता है पानी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगा। जो प्लांट्स है उनका यूज आप जो है अलग अलग चीज़ में कर सकते हैं, फ्यूल्स है, ठीक है, उन चीज़ों में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर मेडिसिन के रूप में उन चीज़ों का यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको जो है बायोडाइवर्सिटी के कारण जो है आपको जो वहाँ पर अवेलेबल है उनके कारण हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपको रिपीटेटिव इस थीम के अराउंड आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी क्या कहते हैं ना कि कोई जहाँ जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है दोनों, ठीक है, प्लस वहाँ का जो इकोसिस्टम वो सारे को मिला के कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए कि उसमें दो तीन तरीके का बायोडाइवर्सिटी होता है। पहला होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, उसमें मतलब एक जीन्स, देखिए जीन क्या होता है जिसमें कि वो क्रॉस जो है ब्रीडिंग हो सकता है। तो अब जैसे जेनेटिक अगर डाइवर्सिटी की बात कीजिएगा तो जैसे चावल है तो चावल का कितना प्रकार हो, वो हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी।
सेकेंड होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कितना अधिक टाइप का स्पीसीज है, जैसे कि कहीं टाइगर एक अलग स्पीसीज है, एलिफेंट एक अलग स्पीसीज है, तो वो डाइवर्सिटी हुआ। तो कोई ऐसा बायोडाइवर्सिटी है जहाँ पर एलिफेंट भी है और टाइगर भी है, तो आपको उसको क्या कहेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है कि इकोसिस्टम जो है वहाँ पर वो अगर डाइवर्स हो, जैसे देखिए कोई जंगल है, फॉरेस्ट है, या कहीं डेजर्ट है, डेजर्ट एक खुद में एक जो है इकोसिस्टम है, उसी तरीके से जंगल भी है, उसी तरीके से ग्रासलैंड भी है, और उसी तरीके से वेटलैंड्स भी है। तो ये इसमें जो डिफरेंसेस है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हम इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी का आपको बताया कि किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, फूड, मेडिसिन, आपको फ्यूल, रॉ मटेरियल्स मिल सकता है, साथ ही क्योंकि वहाँ पर पेड़ है तो उसके कारण आपको सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो आपको इम्प्रूव मिलेगा, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगा, कल्चरल बेनिफिट है, रिक्रिएशनल आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डिटेल में चर्चा किए हैं आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी इस थीम के अराउंड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 5 तटों को हाल में ही ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है ब्लू फ्लैग क्या है। देखिए है क्या कि ब्लू फ्लैग उसको दिया जाता है जो कि जो भी कोस्टल आपका एरिया है वहाँ वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वहाँ साफ़ सफाई हो, वहाँ का जो वाटर है वो बहुत अच्छा हो, इकोलॉजिकली बहुत ही जो है सेफ भी हो, और वहाँ पर जो भी गार्बेज डिस्पोजल हो बहुत अच्छे तरीके से हो। तो ये उस तरीके का, यानी एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इको लेवलिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। वो दिया जाता है अगर कहीं भी अगर कोई क्लीन है, सेफ है, ठीक है, इन्वायरमेंटली जो है वेल मैनेज्ड, अगर कोई भी बीच अगर है, जो भी अगर आप देखिए बीच है या मैरियान्स है या फिर बोटिंग टूरिज्म का कोई जगह है, तो बहुत अच्छे तरीके से अगर ये दूसरा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा दिया जा सकता है। तो देखिए शॉर्ट में उसको हम जो है आपका FEE से याद रखिएगा, इसे फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। FEE फ्रेमवर्क आपको शॉर्ट में याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको, ठीक है, तो आपका इंडिया में कुछ अन्य चीज़ों का नाम अगर ध्यान रख लीजिएगा, रिसेंटली जो है महाराष्ट्र का है, उसमें से सबसे फेमस जो है आपका शिवराजपुर है, ठीक है। उसके बाद गोखला है, ठीक है, कप्पड़ केरला में है, ठीक है, रूसीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, एक कुछ फेमस है जिनको कि ब्लू फ्लैग मिल चुका है, ठीक है। इसके कारण देखिए फ़ायदा क्या होगा, इस सर्टिफिकेट के कारण देखिए एक तरीके से रेटिंग का काम करेगा, उसके कारण जहाँ का अगर कोई देखेगा कि ब्लू फ्लैग मिला हुआ तो लोग वहाँ ज़्यादा जाएंगे घूमने के लिए, तो इससे टूरिज्म सेक्टर जो है आपका प्रमोट होगा। साथ ही क्या होगा, जो कोस्टल पर जो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम है वो आपका बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन उसके बारे में है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है सबसे बड़ा जो है कहाँ पर हुआ। देखिए ये JSW एनर्जी लिमिटेड जो है ये कहाँ पर हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये आपका विजयनगर जो है कर्नाटक में जगह है, ठीक है, विजयनगर कर्नाटक, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन साथ ही आपको उनको भी जानना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन हम कहते हैं किसको है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन देखिए क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है पानी का, ठीक है, जिसको कि आप H2O बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको ना इस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है पानी में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इन चीज़ों को। अब इलेक्ट्रिक का फ्लो कराया जाता है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा ना H2 और O2 में ये टूट जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आता है ये कहाँ से आता है, इसको ना कोई रिन्यूएबल एनर्जी का, या तो सोलर या फिर आपका विंड,
उससे आपका ये एनर्जी प्रोड्यूस जो होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी जो है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में। उसके बाद यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला इसका जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है JSW एनर्जी लिमिटेड जो विजयनगर कर्नाटक में है, वहाँ पर ये चीज़ किया जा रहा है। प्लस कुछ अन्य एडवांटेज भी आपको ग्रीन जो है आपका हाइड्रोजन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कहाँ कहाँ आपका इस्तेमाल होता है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सबसे आप जो फेमस आप सुनते होंगे, कहीं भी रिफाइनरीज है तो वहाँ आपको यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी स्टोर अगर करना है वहाँ पर आपको यूज हो जाएगा। फ्यूल सेल आप सुने होंगे, फ्यूल सेल आप सुने होंगे, जो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है आपका फ्यूल सेल व्हीकल होता है, वहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन का यूज होता है। उसके साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं जैसे सीमेंट का है, ठीक है, उसके बाद आपका स्टील है, वहाँ पर भी आपका इन चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक भारत सरकार का एक मिशन है जिसमें कि जिसको बोलते हैं, रुकिएगा लिखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, हाइड्रोजन मिशन, इसमें क्या है ना कि 2030 तक प्रति साल जो है 5 मिलियन मैट्रिक टन जो है आपको ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस करने का इंडिया का लक्ष्य है। इससे फ़ायदा देखिए क्या क्या होगा, अगर आप सोच के देखिएगा तो अगर हाइड्रोजन होगा तो उसके कारण क्या होगा कि हम लोगों का कार्बन इमिशन कम होगा। ठीक है, कार्बन इमिशन कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज बढ़ गया, यानी फॉसल फ्यूल पर, यानी जो जो तेल का अभी जो सोर्स है उस पर हमारा डिपेंडेंसी जो है आपका फॉसल फ्यूल पर डिपेंडेंसी घटेगा। ठीक है, उसके साथ ही जो भारत का टारगेट है नेट जीरो 2070 तक करना है, यानी ग्रीन हाउस जो फाइनल इमिट होगा वो जीरो करना है, नेट जीरो किसको बोलते हैं कि यानी एटमॉस्फेयर में जितना हम इमिशन करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य है 2070 तक, तो उसमें आपको हेल्प आएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि जिस लेवल पर 2070 में ग्रीन हाउस रहेगा उससे एडिशन नहीं होगा, यानी अगर रिलीज भी होगा किसी फैक्ट्री के द्वारा तो किसी न किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये भारत का लक्ष्य है, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा उन टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरुआत की गई है। ठीक है, ये इसका आंसर देखिए है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि देखिए चीता देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि दूसरे जगह से जो है इन चीज़ों को ला के जो है यहाँ पर प्रिजर्व कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्टेड जो है ये एनिमल्स में से आते हैं। बहुत तरीके का आप देखिएगा कि प्रोजेक्ट चलते रहता है जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, उसमें से एक देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर है। टाइगर को क्यों किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर को प्रिजर्व करना है। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट भी जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या होता है कि एशियन जो एलिफेंट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें जो है आपका कराया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चीता सफारी ये जो है आपका कहाँ स्टार्ट कराया गया है, आपका मध्य प्रदेश में जो है स्टार्ट जो है कराया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप देखिए, ये भी पूछा जा सकता है एक्चुअली में कि किस नेशनल पार्क में, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिए, कूनो नेशनल पार्क। सफारी से मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। सफारी मतलब क्या होता है ना कि जो टूरिज्म को फोकस किया हुआ, जो भी टूरिस्ट आएंगे वो चीता को देखेंगे, जो कि किस तरीके से वो अपने नेचुरल हैबिटेट, यानी जहाँ चीता रहता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, वहाँ जो है उसको किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कराया गया है कूनो नेशनल पार्क में। आपको पता है कि चीता जो है बहुत ही कम हो गया था, अभी दूसरे जगह से जो है उसको ला के जो है यहाँ पर री इंट्रोड्यूस कराया गया है। वो पार्क का नाम भी ध्यान रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क, जो आपका मध्य प्रदेश में है वो। उसके बाद जो है ये अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से लाया गया है, तो देखिए आपका अफ्रीका में नामीबिया एवं साउथ अफ्रीका से जो है
लाया गया है चीता को, ठीक है। और बाकी जो बेनिफिट है हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है इको टूरिज्म को हेल्प होगा, बायोडाइवर्सिटी को हेल्प होगा, ठीक है। किस तरीके से चीता का कंजर्वेशन होगा, हैबिटेट देखिए आपका रीस्टोर होगा, ठीक है। तो और साथ ही जो लोकल लोग हो गए इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो कॉमन पॉइंट है एक चीज़ चीता के बारे में आप वो भी आप जानते होंगे कि लैंड जो सबसे धरती पर जो रहने वाला कोई अगर एनिमल है जो सबसे तेज दौड़ सकता है, फास्टेस्ट अगर कोई है तो वो चीता ही है। तो ये भी आप जो है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है 2025 किसे दिया गया, ठीक है। तो ये सुप्रिया साहू है, नाम याद रखिएगा, इसमें नथिंग कुछ उस तरीके का अब इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो है ये आपका इन्वायरमेंटल वाले में दिया जाता है, वो सुप्रिया साहू को दिया गया, ठीक है। और किस फील्ड के लिए में दिया जाता है, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक। नेक्स्ट, भारत का फर्स्ट हॉर्नबिल संरक्षण कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है। देखिए हॉर्नबिल क्या है ना कि एक आपका कह सकते हैं बर्ड है, ठीक है, जो आपका जो है जिसको देखिए इसका जो रोल है ना, इसके ये आप कह सकते हैं सीड डिस्पर्सल में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है, इसको प्रिजर्व जो है किया गया है, ठीक है। ये आपका जो कहाँ फर्स्ट जो आपका हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ बना है, तो ये आपका तमिलनाडु में जो है इसको बनाया गया है। एक आप देखिएगा कि बहुत ही एक कलरफुल एक जो है एक वर्ड है, ठीक है, उसका आप जो है पिक्चर्स गूगल में जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसका जो है आपका आप कह सकते हैं एक पक्षी है जिसका कि इमेज हम नहीं डाल पाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं गूगल में जाके, ठीक है। ये स्पेशली जो है आपका इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे कि ग्रेट हॉर्नबिल होता है, इंडिया ग्रे हॉर्नबिल होता है, तो उतना डिटेल्स में तो खैर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये एक चीज़ पूछा जाता है कि ये किस लिए इसका प्रिजर्वेशन क्यों है। इसको देखिए क्या होता है ना कि ये इसको एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहते हैं। तो ये हॉर्नबिल ही है, ये क्या करता है ना कि सीड को डिस्पर्स करता है, कहीं से जो है उसको एब्जॉर्ब किया और दूसरे पर जगह जाके उस सीड को छोड़ देता है, तो यानी सीड को डिस्पर्सल में आपका हेल्प करता है। साथ ही कोई इकोसिस्टम कितना हेल्दी है यह भी हॉर्नबिल के आपका प्रिजर्वेशन से पता चलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट भूमिका है हॉर्नबिल का। करेंट अफेयर्स है कि वो सेंटर कहाँ बना है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। भारत में सबसे पहले निजी तौर पर विकसित और वाइटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है। देखिए इसका नाम है विक्रम फर्स्ट, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यह जान लें कि ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल कहते किसको। देखिए ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो है ना एक तरीके से रॉकेट सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है जिसका कि यूज होता है जो कोई भी चाहे वो सैटेलाइट हो या स्पेस क्राफ्ट हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, उसको अगर अर्थ में लेके जा, अर्थ का जो ऑर्बिट है, अर्थ में देखिए दो तीन तरीके का ऑर्बिट होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, फिर जो है जियो स्टेशनरी आपका जो है अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको प्लेस करने के लिए इस व्हीकल का जो है यूज कराया जाता है। कोई सैटेलाइट को अगर ऊपर भेजना है तो उसके लिए इसका यूज जो है किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एक से अधिक आपका स्टेज होगा, हर स्टेज पे जो है आपका वो आप कह सकते हैं हर स्टेज के बाद जो रॉकेट होता है उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वहाँ पर आपका अलग होता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से आपको जो है साइंस के लेक्चर में आप देख सकते हैं पूरा डिटेल से। लेकिन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का यूज क्या होता है ये हम आपको बता दें कि किसी भी सैटेलाइट को अगर प्लेस करना है तो उसके लिए उसका यूज किया जाता है। इंडिया का फेमस जो आप जानते ही होंगे PSLV का नाम आप सुने होंगे कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ये इंडिया का सबसे जो है रिलायबल आप कह सकते हैं कि लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। GSLV भी इंडिया के पास है, GSLV माइक 2 आप सुनते होंगे बार बार, ठीक है। गगनयान रॉकेट भी है। तो ये सारे क्या हैं कि ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल हैं, ठीक है। तो इसमें से निजी तौर पर विकसित यानी कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो विकसित है वो उसका नाम है आपका विक्रम फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण, तो जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया उसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। तो इसमें सेम ही क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, सिर्फ इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, भारत का प्रथम पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है। अब देखिए इसमें है क्या कि इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर।
लेकिन उससे भी आपको इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में जानना कि जो है एआई एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल्स है क्या, ठीक है। ये देखिए क्या है कि एक से आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी व्हीकल है जो कि इक्विप्ड है एआई के माध्यम से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो इक्विप्ड है, ठीक है। ये क्या करता है ना कि कोई भी ड्रोन, कोई दूसरा अगर ड्रोन अगर है तो उसको ये पता करेगा कि, ठीक है, एंटी ड्रोन नाम से ही आपको लग रहा होगा कि एंटी ड्रोन है तो मतलब दूसरा अगर कोई ड्रोन आया है तो इसके मूवमेंट को ट्रेस करेगा, ठीक है, ट्रेस भी करेगा, ट्रैक भी करेगा, और अगर उसको क्लासीफाई भी करेगा कि क्या जो है ये किसी एनिमी कंट्री का है ये या फिर जो है हार्मफुल है, ये सब चीज़ को पहचान करे। और पहचान करने के बाद क्या करेगा, उसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय भी करेगा, यानी एग्जैक्ट टर्म होता है न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। तो ये एक काम जो है आपका, यानी जो ये एंटी ड्रोन जो आपका पेट्रोल व्हीकल है जो किसी भी आपका उस व्हीकल पर लगा हुआ रहेगा और उस क्षेत्र में जहां वो आप कह सकते हैं व्हीकल मूव करेगा वहां पर वो माउंटेड रहेगा, उस पर रहेगा, और कोई भी ड्रोन उसके मूवमेंट को जो है बहुत आसानी से डिटेक्ट करेगा, उसको ट्रैक भी करेगा, पहचान करेगा, और अगर लगेगा कि होस्टाइल है, किसी तरीके से जो है हानि पहुंचा सकता है तो उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें होता कैसे है, देखिए उसमें क्या होता है ना, एआई जो उसका रडार होता है, रडार के माध्यम से ही तो हम लोग चीज़ को देख पाते हैं। तो रडार क्या होता है ना, ये भी आपका एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका रडार भी है, ठीक है। इवन जो कैमरा उसमें यूज होता है, आपको पता है कि इंफ्रारेड कैमरा बहुत अच्छा होता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का उसमें जो है यूज किया जाता है। और क्लासीफाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड आपका एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, ताकि पता तो चले कि वो ड्रोन से मतलब होस्टाइल है या फिर जो है फ्रेंडली ड्रोन्स हैं, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद ये काम कैसे करता है, जैसे ही पता चल गया कि होस्टाइल है तो सामने वाला जो ड्रोन है उसका जीपीएस को डिस्टर्ब कर देगा, उसका जो कम्युनिकेशन लिंक जितना है वो दूसरे से वो उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको जो है फिर आप कह सकते हैं कि उसको फिर हिट करके जो है उसमें ये करता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है कि मोबाइल है यानी किसी भी जो भी व्हीकल्स है उस पर आप आसानी से जो है जो भी पेट्रोलिंग व्हीकल्स है वहाँ पर ले जाइए, पूरा सिस्टम है वहाँ जाके आपको आसानी से लग जाएगा। दूसरा फायदा क्या है कि डे एंड नाइट और किसी भी वेदर में काम करता है, ठीक है। तो इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, बॉर्डर पर भी किया जा सकता है, कोई शहर जहाँ आपका स्ट्रेटजिक लोकेशन है, एयरपोर्ट है, ठीक है, तो सब वहाँ पर जो है आपको पेट्रोलिंग में आपका यूज हो सकता है, कहीं पर वीआईपी सिक्योरिटी में भी आपको यूज हो सकता है, कहीं पर आप कह सकते हैं कि कोई भी क्राउड मैनेजमेंट में यूज आ सकता है। सपोज करके देखिए कहीं पर प्रोग्राम होता है, लाख लोग आते हैं, तो वहाँ पर किसी तरीके का अटैक नहीं हो, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का जो है यूज किया जा सकता है। फिर कहीं पर जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होता है उसको रोकने के लिए जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव जो है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, आपको डीआरडीओ के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया। ये वर्तमान में इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ के द्वारा यूज किया जा रहा है। और ये एक आपको दिखाता है कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत जो है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो इंडिया के द्वारा स्टेप ले जाए उसका एक एग्जाम्पल आपको इसके माध्यम से दिखेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा की शुरुआत कहाँ, ये आईआईटी बॉम्बे है। लेकिन आपको यह समझना है कि लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा है क्या। देखिए ये क्या करता है ना, इस सिस्टम में होता क्या है ना कि लिक्विड हीलियम का यूज होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर में क्रायोजेनिक में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ही जो है आपका लो मेंटेन कराया जाता है, लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अप्रोक्स जो है मेंटेन किया जाता है। तो ये जो आपका सिस्टम है इसमें इसको मेंटेन करने के लिए लिक्विड हीलियम का आपको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि सुपर कंडक्टिविटी वगैरह आपका बढ़ जाता है। इसका आप जो है टेक्निक और कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जैसे स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी है वहाँ पर भी आपको पता है कि जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होता है तो वहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी का आपको यूज होता है, ठीक है। जैसे इसरो का जो जीएसएलवी जो है वहाँ पर इसका यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से कहीं पर कोई सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को अगर कूल करना है, आपको पता है कि 0 डिग्री पर रखना पड़ता है उन चीज़ों को, तो वहाँ पर भी लिक्विड जो आपका हीलियम है उसको यूज किया जाता है, ठीक है।
इसका यूज क्या होता है, लिक्विड हीलियम का जनरली यूज किस लिए किया जाता है, जो भी फ्यूल लाइन्स होगा ना उसको कूल करने के लिए होगा, जो कंडीशन होता है क्रायोजेनिक कंडीशन होता है उसको जो है आपको यूज करने मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। स्पेशली ये स्पेस मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने जो है आपको ये दिया, देखिए क्वांटम सिटी क्या है ना कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर जो भी स्टार्टअप्स है, आपका रिसर्च है, ठीक है, और एडवांस जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना है सब कुछ क्वांटम टेक्नोलॉजी के मदद से आपका होना है, ठीक है। तो ये आपका जो है कर्नाटका के द्वारा जो है आपका स्टार्ट किया। देखिए इसके कारण होगा क्या कि देखिए जो कटिंग एज आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो होगा, इनोवेशन वहाँ पर हो सकता है, उसके लिए आपको जो वर्क फोर्स होगा वो स्किल्ड आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखिएगा तो बहुत ही सुरक्षित रहेगा। और क्वांटम टेक्नोलॉजी का अगर यूज कीजिएगा तो जितना साइबर अटैक आज के समय में हो रहा है ये नहीं होगा, ठीक है। आप देखिएगा किस तरीके से बैंक से लेके OTP या फिर तरह तरीके के साइबर फ्रॉड आपको पता है किस तरीके से जो है घटनाएं हो रही है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से आपको सुरक्षा बहुत मिलेगा, ठीक है। और भारत का जो एक मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन करके, नेशनल क्वांटम मिशन, उससे ये अलाइन करता है और आपको आप कह सकते हैं कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहेगा और इन चीज़ों के जो है से आपको रोकेगा। स्पेशली साइबर अटैक से बहुत आपको हेल्प होगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए दिन प्रतिदिन जो है युग जो है आपका डिजिटली होते जा रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी ऐसा रहे कि किसी भी तरीके का जो है हम लोगों का जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसका मिसयूज ना कोई कर सके, तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए सिकल सेल रोग के उपचार के लिए जो है भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था ने जो है आपको डेवलप की है, इसका नाम है CSIR-IGIB, ठीक है। लेकिन उस ठीक है इसको आप नाम याद रख लीजिएगा, CSIR आपको पता ही है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया के बारे में भी आपसे जो है सवाल पूछा जा सकता है। देखिए है क्या, ये एक जेनेटिक जो है ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें होता क्या ना, RBC का जो शेप होता है वो राउंड नहीं होके जो है आप कह सकते हैं सिकल हो जाता है, यानी कि आप जो क्रेसेंट शेप है उस शेप का आपका हो जाएगा, ठीक है, जो आपका, ठीक है। उसके कारण जो है दिक्कत क्या होता है ना, उसके कारण क्या होता है कि जो RBC है बहुत आसानी से जो है उसको आप कह सकते हैं ब्रेक हो जाता है, उसके कारण अनीमिया, यानी क्योंकि जो है ब्लड का कमी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको जनरली देखने को मिलेगा, शरीर में उनका पेन रहता है, ठीक है। बहुत कुछ ऑर्गन जो है ब्लड ही अगर बहुत तेज़ी से ब्रेक हो रहा है तो उसके कारण अन्य ऑर्गन को भी डैमेज होगा, ठीक है। इसमें जो भी सिम्टम्स अगर आप उसके बारे में बात कीजिएगा तो जो है उसमें जो है आपका अनीमिया रहेगा, ठीक है, हाथ और पैर अगर फूला हुआ रहेगा और उनको इन्फेक्शन बहुत आसानी से होगा, ठीक है। और बच्चा अगर है तो उसका जो विकास है बहुत धीरे धीरे होगा। अब है कि ये जनरली ना ट्राइबल पॉपुलेशन में इसको ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। ये स्पेशली महाराष्ट्र गुजरात का जो रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत जो है ज़्यादा मात्रा में देखी गई है, ठीक है। इसका पहचान कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, देखिए इसका पहचान के लिए ब्लड टेस्ट है, ठीक है, उसको ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है, या कोई नया बच्चा जो जन्म लिया है उसके लिए न्यू बोर्न स्क्रीनिंग करके एक टेस्ट होता है वो जो है आपका कराया जा सकता है। देखिए सिकल सेल अनीमिया का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप वो करा लीजिए, बोन मैरो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर आप करा लिए तब तो उपाय है, अन्यथा जो कि बहुत कॉस्टली होता है, उसके अलावा कोई इसका परमानेंट जो है इलाज नहीं है। बाकी आप उसको मैनेज ही कर सकते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या कहते हैं फोलिक एसिड बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ब्लड का अगर कमी रहेगा तो क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। वैक्सीनेशन उसका एक उपाय में से रहता है, इन्फेक्शन को रोकना एक उपाय होता है। तो ये चीज़ें जो है आपका इसमें रहता है। इंडिया के द्वारा जो है एक नेशनल मिशन भी चलाया जा रहा है, नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो ये भी जो है आपका आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी का ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है, देखिए ओमान में ये चीज़ आपका लागू हुआ है, ठीक है। वाईफाई जो है जो अभी तक का जो है उसका लेटेस्ट जनरेशन है, ठीक है। आप
जैसे 4G 5G है तो उसका जो वाईफाई 7 जो है आपका लेटेस्ट इसमें है, ठीक है। इससे इसका अगर आप स्पीड देखिएगा तो 6 वाले से लगभग 5 गुना अधिक है, 46 गीगा, ठीक है। यानी 46 जो है आपका उस वहाँ तक ले लगभग 6 वाले में, वाईफाई 6 में लगभग 9 Gbps के पास है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना गुना अधिक फास्ट हो रहा होगा, ठीक है। इसमें लेटेंसी नहीं के बराबर है। लेटेंसी किसको बोलते हैं कि अगर जो है हम अगर स्क्रीन पर कोई चीज़ प्ले किए या कोई किसी को क्लिक किया तो कितना जल्दी से वो रिस्पॉन्ड करके आया, ठीक है। तो वो आपका समझ सकते हैं कि कितना तेज़ी से अभी आ रहा है। हाँ, अभी कोई 5 या 6 में से भी ये 5 गुना फास्ट है। तो ये आपका जो है ओमान एयरपोर्ट पर जो है ये आपका लागू हुआ है, ठीक है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है, ठीक है। इसका आंसर देखिए है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप जो है ड्रोन सिटी मतलब क्या हुआ, ड्रोन सिटी मतलब हो गया कि एक तरीके से कि जहाँ पर कि ड्रोन बनाया जाएगा, उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसका R&D किया जाएगा, ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है, सर्विसेज किया जाएगा। तो ड्रोन सिटी मतलब वहाँ जो है जो भी ड्रोन बनाना चाहते हैं कोई स्टार्टअप से उसको प्रमोट किया जाएगा। जो रूल्स बना है गवर्नमेंट का ड्रोन रूल्स 2021 उसको जो है फॉलो करके, यानी ड्रोन से संबंधित मैन्युफैक्चर से लेके यूज तक जो है वहाँ पर कराया जाएगा। ट्रेनिंग से लेके एक एक चीज़ वहाँ पर कराया जाएगा। ड्रोन का यूज हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर हो या डिफेंस हो या डिसास्टर को मैनेज करना है उसमें आपको यूज हो सकता है। कोई लॉजिस्टिक का डिलीवरी है वहाँ यूज हो सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करना है उसमें यूज आ सकता है। उसी तरीके से स्पेस सिटी में भी वही चीज़ है। वहाँ पर यहाँ पर ड्रोन है, वहाँ पर स्पेस है, वहाँ पर उन चीज़ों का डेवलप किया जाएगा जिस तरीके से सैटेलाइट का लॉन्चिंग है, ठीक है, स्पेस का रिसर्च है, स्पेस रिसर्च से संबंधित होगा, ठीक है। इसमें पर्पस क्या है ना कि प्राइवेट सेक्टर को जो है इसमें लाना, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक जो है हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी आए और इंडिया का जो आप कह सकते हैं कि एक लक्ष्य है कि आत्म भारत निर्भर जो है डिफेंस के टेक्नोलॉजी में हो वो हम लोग जो है अचीव कर सके, ठीक है। और इंडिया सिर्फ अपना ही सैटेलाइट लॉन्च ना करे, दूसरे जगह का दूसरे देश का भी सैटेलाइट लॉन्च करे। जैसे कि आप देखते होंगे कि इसरो के द्वारा लॉन्च भी किया जाता रहा तो वो और बढ़े और आप कह सकते हैं उससे रिवेन्यू जनरेशन वगैरह भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है प्रपोज्ड में जो है हैदराबाद का नाम इसमें चल रहा है, ठीक है। चलिए, जीनोम अनुक्रमण परियोजना यानी जीनोम सीक्वेंसिंग जो प्रोजेक्ट है शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर है आपका गुजरात। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि जीनोम अनुक्रमण है क्या, जीनोम सीक्वेंसिंग कहते किसको हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किस नेचर का है, क्या गुण है, किस तरीके सब कुछ देखिए जीन के ऊपर आपको पता है कि आप सुनते हैं कि जीन डिसाइड करता है। जीन के आधार पर आपको ATCG आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसका किस तरीके से पैटर्न है किसी का जीन का, उसी के आधार पर उसका आप कह सकते हैं कि एक एक चीज़ डिसाइड होता है। उसका इम्यून सिस्टम, उसका जो रिस्पॉन्स है, एक एक चीज़। तो अगर उसमें क्या हो रहा है ना, अभी जो है जितने भी आप कह सकते हैं प्लांट्स है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स है, सभी का ना जीन का स्टडी किया जा रहा है। मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसको जो है एक्सपेरिमेंट, ताकि उसका यूज क्या होगा अलग अलग क्षेत्र में हो सकेगा, उसको स्टडी किया जाएगा और उसका यूज जो है चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, उसमें आपका यूज जो है किया जाएगा। जैसे इंडिया में भी जो हम लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लगभग 10,000 इंडियंस का जीनोम को जो है स्टडी किया जा रहा है। उससे पता चलेगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इंडिया का पॉपुलेशन का कितना है। उसके बाद इसमें एक और क्या फ़ायदा होता है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दिया जा सकता है। मान लिया कि एकदम उतना उस तरीके से टारगेट, मान लिया किसी को एक को फीवर आया तो हो सकता है कि इतना माइन्यूटली उसमें जो है स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि इनको कितना डोज देना है। क्या ये एक ही चीज़ का देखिए 4 दवा होता है, तो ये इनके शरीर के लिए क्या ठीक रहेगा, उस तरीके से जो है आपका स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी बहुत ही टारगेटेड जो है डिलीवरी हो सकता है मेडिसिन का। तो बहुत इससे जो है आने वाले समय में बहुत अधिक जो है बेनिफिट स्पेशली मेडिकल फील्ड में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर में देखिएगा तो क्रॉप का अगर जो है यील्ड बढ़ाने में आपका यूज होगा और किस तरीके से डिजीज रेसिस्टेंस अगर आप देखिएगा तो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से
जो हम लोग रोक सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है हम लोग सीड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारा बेनिफिट आपको जीनोम सीक्वेंसिंग अगर अच्छे से के बाद जो होता है तो उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर कोई बीमारी है तो उसको आप जो है जेनेटिक अगर डिसऑर्डर है तो बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा। साथ ही जो है ट्रीटमेंट भी, जैसे कैंसर जैसे बीमारी या जैसे सिकल सेल एनीमिया हम लोग पढ़े, इन चीज़ों का भी जो है इलाज ऐसे चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेनिफिट आपका उसमें रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में बदलने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये देखिए चाइना है। आपको पता है कि इस देखिए थोरियम से अगर यूरेनियम देखिए बहुत कम आपको रहता है, ठीक है, लेकिन थोरियम देखिए इंडिया के स्पेशली केस में देखिए थोरियम जो है आप केरला वाले साइड में जो मोनाजाइट का डिपॉजिट है वहाँ बहुत है। देखिए होता क्या है ना कि थोरियम पहले क्या किया जाता है ना, थोरियम 232 को बदला जाता है थोरियम 233 में। फिर उसके बाद ये इसमें क्या, इसके करने के लिए न्यूट्रॉन एक ऐड किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन अगर ऐड किया जाएगा 232 से 233 हो गया। उसके बाद इसको क्या ना बीटा डीके किया जाता है। बीटा डीके अगर किया जाएगा तो उसका नाम है प्रोटेक्टेनियम 233। ठीक है, ये बनता है। अब फिर डीके होता है तो वहाँ पर यूरेनियम 233 बनता है। अब यूरेनियम 233 क्या है ना, फिजाइल मटेरियल है। ठीक है, तो उसका फिर जो है आप कह सकते हैं कि यूज जो है ये रेडी हो गया न्यूक्लियर चैन रिएक्शन के लिए। तो जो भी आप न्यूक्लियर जब फिजाइल मटेरियल हो गया तो आप जो है उसका यूज जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के लिए स्पेशली अगर ये टेक्निक आ जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इंडिया जो है पूरे विश्व में जो है लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व रखता है। जो केरल है, तमिलनाडु का जो आपका मोनाजाइट सैंड है उसमें आपको ये डिपॉजिट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्लीन फ्यूल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोगों के लिए इफ़िशियंट यूज जो है जो इंडिजिनस रिसोर्सेस है उस भी कर पाएंगे। ठीक है, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला, ये तो आपका आपका जो है लखनऊ में आपका ये हुआ। अब देखिए इसमें है क्या, नाम से ही पता है फोरेंसिक आप जानते हैं। ड्रोन फोरेंसिक मतलब अगर कोई घटना होता है, कोई क्राइम होता है, ठीक है, या कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो वहाँ जो भी जो ड्रोन है उसका आपको जो है एनालिसिस होगा। उस एनालिसिस से क्या पता चल सकता है कि ड्रोन का ओनर कौन था, ठीक है, कहाँ से चला था, उसका पाथ क्या था, पर्पस क्या था। ठीक है, ये सारा चीज़ उसमें क्या क्या चीज़ लोड था, ठीक है, पेलोड भी उसका पता चलेगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है या नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक था, सब चीज़ जो है स्टडी ये किया जाएगा। ये कहाँ पर है, लखनऊ में जो है स्थापित किया गया। वर्तमान में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है इसको जो है सपोर्ट किया गया, और डीआरडीओ और जो अन्य सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रही है लैब को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, भारत में के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी पायलट परियोजना स्थापित होगी? देखिए जियोथर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं, जियोथर्मल में होता क्या है कि अर्थ के नीचे क्या होता है ना कि आप देखिए कि हॉट रॉक होगा, ठीक है, मैग्मा होता है, या फिर अंडरग्राउंड जो है आपका हीटेड वाटर भी रहता है। तो जो पानी जो नीचे का गर्म है ना उसको एक कुएं के माध्यम से ऊपर लाया जाता है। ठीक है, अगर ये इसमें जो आप गर्म में तो क्या होता है स्टीम रहेगा, भाप रहेगा, उसके माध्यम से जो है टरबाइन को जो है रोटेट कराया जाता है। टरबाइन के रोटेशन के बाद फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपका फर्स्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टारलिंक से समझौता करने वाला जो है आपका भारत का पहला राज्य कौन है? ये देखिए महाराष्ट्र इसका आंसर है। स्टारलिंक क्यों न्यूज में रहता है ये इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए अमेरिका का जो कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, एलोन मस्क से जो रिलेटेड है, इनके द्वारा जो है एक इंटरनेट सर्विस जो है बहुत ही, इसका फ़ायदा क्या है ना, ये सैटेलाइट बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है आपको टावर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो है लो अर्थ ऑर्बिट पे जो है आपका सैटेलाइट जो है आपका प्लेस किया गया है। ठीक है, लोअर उसके उस वहाँ पर से फिर जो है सैटेलाइट के माध्यम से वो ट्रांसमिट होकर जाएगा। इसका फ़ायदा देखिए क्या होगा, रिमोट से रिमोट एरिया में जो है आपको इंटरनेट का सुविधा मिल सकता है। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ की किसी तरीके का नेटवर्क नहीं है उसको हेल्प मिल सकता है। स्पेशली देखिए जो एविएशन सेक्टर के लोग हैं या फिर जो मैरीटाइम सेक्टर के लोग हैं, यानी कि जो शिपिंग में हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वहाँ भी लोग जो है कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है,
तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि रूरल एरिया हो या रिमोट एरिया हो। साथ ही अगर कहीं पर देखिए डिसास्टर आ जाता तो सारा नेटवर्क सब खराब हो जाता है, लेकिन स्टारलिंक वाला ये तो उसमें भी काम करेगा। तो यानी जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ भी ये काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांटेज आपका उसमें ये चीज़ रहेगा, आपका सैटेलाइट बेस्ड जो आपका ये रहेगा। ठीक है, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? देखिए इसका नाम जो है नेफ्रिथोसामाइसिन है। ठीक है, ये आपका ठीक है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि एंटीबायोटिक है क्या। देखिए करता क्या है ना एंटीबायोटिक, कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकता है या उसको कह सकते हैं कि किल करता है। ठीक है, ये फेमस अगर कुछ नाम जानिएगा एंटीबायोटिक का तो जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो एंटीबायोटिक होता है सिर्फ बैक्टीरियल जो डिजीज होते हैं ना उसी के अगेंस्ट काम करता है। ये अगर कोई डिजीज जैसे कि आप टीबी है, न्यूमोनिया है, टाइफाइड है, उसके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप देख लीजिएगा कि कोई वायरस से अगर हुआ है, जैसे कोल्ड होता है, ठीक है, तो उन चीज़ों में आपको काम नहीं करेगा। यानी वायरस से जो भी अगर किसी तरीके से कोई डिजीज हुआ तो उसमें आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित जो है मंत्री नियुक्त किया? देखिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखिए कि कहाँ तक रोल बढ़ गया है। एक देखिए अल्बानिया में क्या हुआ है कि एक जो है एक नाम है उसका एआई का जो सिस्टम है उसका नाम है डायला करके, उसको आप कह सकते हैं कि मैं जो है वहाँ पर एक मिनिस्ट्री जो है का जो है पोर्टफोलियो दे दिया गया है। उसका है कि एआई से संबंधित ही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी समझ के देखिए एक सिस्टम को जो है व्यक्ति के जगह जो है ये बना दिया गया है, एक मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया गया। इसका काम क्या रहेगा ना, देखिए सरकारी डिपार्टमेंट में जब कोई खरीद बिक्री होता है, ठीक है, या फिर टेंडर होता है, आप सुनते होंगे कि बहुत तरीके का जो है करप्शन इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, ह्यूमन डिस्क्रिशन के कारण जो है अगर करप्शन हो रहा तो उसको हटा के सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर दिया गया है। यानी कि किसी भी प्रकार का वो तो जो आधारित होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा उसी, यानी ह्यूमन डिस्क्रिशन नहीं रहेगा, उसके कारण से करप्शन कम होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो चीज़ है ये आपका अल्बानिया में किया गया। भविष्य में होने वाला समय में हो सकता है इंडिया में भी इस तरीके के जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर ये आपका जो है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, नाम याद रखेगा। सौर ऊर्जा आप समझ ही रहे हैं कि सोलर एनर्जी से जो प्रोड्यूस होगा उसी से वहाँ पर जितना भी आपका सिस्टम है सब ऑपरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है बहुत ही फेमस एक्ट है। ये जो है वाइल्ड एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, ठीक है, बर्ड्स है, सभी को प्रिजर्व करने के लिए कानून जो है बना हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका पर्पस क्या होता है ना कि बायोडाइवर्सिटी बचा हुआ रहे, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया जो है बचा हुआ रहे, जो फॉरेस्ट है वहाँ पर किसी तरीके से पोचिंग नहीं हो, हंटिंग नहीं हो। ठीक है, और जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, कम्युनिटी रिजर्व है या फिर जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, सभी जो है अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रहे। इसमें देखिए कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, देखिए इसमें एक्ट में ना 6 शेड्यूल है। ठीक है, अब देखिएगा पहला जो शेड्यूल में जिन एनिमल्स को रखा गया ना उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है। पहला से नीचे की तरफ जाइएगा तो प्रोटेक्शन धीरे धीरे घटते जाएगा। फर्स्ट में जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट है, इस तरीके के जीव को रखा गया है, एनिमल्स को रखा गया। सेकेंड में आपका हाई प्रोटेक्शन है, ठीक है, जिसमें कि लियोपार्ड को रखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड में आपका प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, जैसे बहुत सारा बर्ड पक्षी उसमें है। ठीक है, 3 और 4 में आपको एक्चुअली में 3 और 4 में 5 में क्या है ना कि आपको उसको बोलते हैं वर्मीन। ठीक है, उसमें आप समझ सकते हैं कि उसको जो है परमिशन लेके जो है उसको आप ये जैसे कि चूहा है, कौआ है, इन चीज़ों को जो रखे तो उसमें बहुत अधिक प्रोटेक्शन इन चीज़ों का नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से शेड्यूल 6 में आप देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि वो जो प्लांट्स हैं, जो प्रोटेक्टेड प्लांट्स हैं उसको रखा गया। तो कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली सवाल जो है शेड्यूल 1 से आएगा या फिर प्लांट्स क्योंकि एक ही है शेड्यूल 6 उससे आता है। ठीक है, अब वर्मिन वाला भी कभी कभी आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा शेड्यूल 5 में है, यानी उसको जो है
किल किया जा सकता है, बाकी जो है प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? देखिए ये आपका कंट्री का नाम है पलाऊ। ठीक है। तो इसमें देखिए है क्या कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो पानी के अंदर है तो सारा सिस्टम आप समझ ही रहे हैं। ठीक है। कि जो कैमरा होगा वो आपका वाटर प्रूफ होगा। ठीक है। ऑडियो कम्युनिकेशन जो होगा हाइड्रोपोन्स होगा, जो पानी के लिए रेसिस्टेंस रहेगा। जो कम्युनिकेशन लिंक्स जो है इस तरीके से बनाया गया है कि पानी के ऊपर भी जो है उसका कम्युनिकेशन जो है आपका किया जा सकता है। ठीक है। तो अब उसमें जो भी लोग रहेंगे उनको जो है या तो स्कूबा या तो जो है सरफेस सप्लाइड जो है उनको एयर सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ जो है आपको किया गया है इसमें। ठीक है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस विश्वविद्यालय की मदद से हुआ है? ठीक है। ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय है, उसके मदद से जो है आपको किया गया है। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि बम्बू बेस, बम्बू देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। सस्टेनेबल है। इसमें एक्चुअली में बहुत हाई मात्रा में सेलुलोज एंड एक बोलते हैं उसको लिग्निन पाया जाता है। ठीक है। बांस में। ठीक है। और ये क्या होता है ना कि कैसा भी ज़मीन रहेगा ना, डिग्रेडेड भी अगर लैंड है तो वहाँ पर आपको विकसित हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि इसका यूज क्या करता है। अरे बायो रिफाइनरी मतलब क्या होगा, इससे क्या बनेगा? इथेनॉल बन सकता है। इथेनॉल के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके जो है हम लोग सारा इसका एडवांटेज लेते हैं। सीएनजी है उसमें हम लोग कर सकते हैं। बायो प्लास्टिक हम लोग जो है बना सकते हैं। प्लस इसका यूज जैसे कागज़ बनाने में भी होता है, पेपर बनाने में भी होता है। ठीक है। तो ये आपका जो है बायो रिफाइनरी जो है गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से बनाया। वैश्विक वन्य जीव मेला कहाँ लगा? ये दिल्ली में लगा। नथिंग इसमें कुछ उस तरीके का समझाने का नहीं है, लेकिन वन लाइनर में कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है अन्य तरीके के जो जीव होंगे वहाँ पर लाए गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया? देखिए ये फिलीपींस का है। ये देखिए है क्या कि इसमें क्या होता है ना कि जो कोरल्स आपको पता है। ठीक है। कोरल्स का जो अर्ली स्टेज होता है, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं कोरल लार्वा। ठीक है। उसको प्रिजर्व किया जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर है, अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर जो है इसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। ताकि होता क्या है, इसको लंबे समय तक जो है प्रिजर्व किया जा सके, और अगर भविष्य में अगर कोरल को अगर जनरेट करना पड़ेगा तो उसमें ये हेल्प होगा। देखिए हो क्या रहा है ना, आज के समय में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज बढ़ा है, कोरल ब्लीचिंग की घटना आप सुन रहे होंगे, चाहे उसके कारण जो भी हो, पोल्यूशन हो है, टेम्परेचर राइज है। उसी तरीके से समुद्र में भी देखेगा कि ओशन वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ रहा है। ओशन में देखिएगा एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है। एसिडिफिकेशन क्यों बढ़ा? CO2 जैसे जैसे पानी में बढ़ेगा वो एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है? ग्रीन हाउस गैस जैसे से बढ़ रहा है। ठीक है। ये यहीं पोल्यूशन, ये सारे चीज़ें लिंक है। तो भविष्य में अगर वो बनाना पड़ेगा, अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ कोरल्स, तो आपको पता है कि कोरल जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिजर्व करके जो है लॉन्ग टर्म करे प्रिजर्व किया जा रहा, और उससे पुनः जो है निर्माण कराया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31 जो है 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है। ये जो है आपका किस संगठन को मिला गया? तो सहज समृद्धि एक संगठन है, उसको दिया गया। लेकिन हम लोगों के लिए यह जानना भी जरूरी है, MS स्वामीनाथन थे कौन? ये देखिए आपको पता है कि जो है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। ठीक है। जो है इनका बहुत आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ हुआ था, आपको पता है कि किस तरीके से हम लोगों के यहाँ हाई यील्डिंग वेराइटी जो है उसका, चाहे वो व्हीट हो या राइस हो, दोनों का जो है उसमें हुआ। उसी के कारण क्या हुआ ना, पहले क्या था, इंडिया जो है अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था फूड सिक्योरिटी में। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वहाँ से एनफ जो है व्हीट और राइस प्रोडक्शन होने लगा, और हम लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी जो है इंडिया आज के समय में जो है सिर्फ रिलायंट भी बना अपने ऊपर, साथ ही जो है हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके माध्यम से सरकार जो है लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज स्टडी किए, बहुत ही डिटेल से स्टडी किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है।
और 2025 से संबंधित जितने भी प्रीवियस इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आने वाला जो भी एग्जाम्स है, AEDO है या फिर आपका SSC का एग्जाम्स है, उसमें क्वेश्चंस को अगर थोड़ा ट्विस्ट भी किया जाता है, यह BPSC का एग्जाम्स है, तो इसके अराउंड जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, और अगर किसी भी प्रकार का सलाह है, सजेशंस है, तो आप ज़रूर बताइएगा। उसको आने वाले क्या आप चाहते हैं कि जो हम अभी यहाँ लिख रहे हैं उसके आपका क्या फैक्ट्स भी आपको PDF में चाहिए, या जो भी तरीके का आपको सलाह सजेशन जो लगेगा वो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में उसको एकोमोडेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक लोगों को बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।